IAS 36 जो हम कर रहे थे और जो हमारा कंप्लीट हो गया था और जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर किए थे, उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। उसको हमने डिस्कस करना है और फिर परसों बरोज हफ्ता आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा। जी जनाब, अब मुझे बताएं जो जो आपके इश्यूज हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। और फिर क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है बहुत ज़्यादा, उनको हम 1-2 दिन का टाइम भी देंगे ताकि वो इसे कंप्लीट कर लें, ताकि हम मंडे से अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको भी स्टार्ट कर सकें। और सैटरडे को आप लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे मुझे। जी 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 जी। नहीं यार, क्योंकि मेजोरिटी आवाम ना लेट ज्वाइन कर रही है, उन्होंने अब ज्वाइन किए, लेक्चर पढ़ने के, हमने आगे मूव करना है। तो आगे मूव करना है तो इन्होंने पीछे रह के फिर पिटने हैं, इन्होंने फिर लाइव आना नहीं है, इन्होंने रोना है बाद में। तो बेटर नहीं कि फिर इनको एक दिन दे दें, आप लोगों का टेस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा और इन लोगों के लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट मिनट में ये भी आपके साथ ही चल पड़े। क्योंकि हर कोई जब नया बच्चा ऐड होता है ग्रुप में, उसका आता है पहला मैसेज है वो पिछले लेक्चर कंप्लीट करने हैं, कैसे करने हैं, मैं लाइव नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो डैट्स माई चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। तो जिन्होंने साथ साथ किया है उनको एक दिन मिल जाएगा प्रिपरेशन का, जो बाद में आए हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई ब्रेक नहीं देता ना मैं, फिर जो जितना लेट आएगा वो उसकी अपनी गलती, अपना कसूर है। जी जनाब, बताएं जरा फिर इस चैप्टर में कोई इशू, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इशू, कोई सवाल। सारा कुछ जो है वो आपके साथ शेयर किया था, आपको टाइम दिया था कल सवाल करने का, वो हो गया आप लोगों के? किस किस ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, ये भी बताएं। तो किस किस ने नहीं किए वो तो अंडरस्टूड है। 7 और 9 नहीं हुए। सॉरी, 7 में क्या मसला है, इसको देख लेते हैं। 7 में क्या मसला है? 7 में डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहाँ पे है? रीड करें 7, मुझे बताओ 7 में क्या किसका मसला है। आपके पास माइक का ऑप्शन है, वो ऑन किया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक वैल्यू इन यूज का बता दे कि वैल्यू इन यूज 214.6 लेनी थी या 109.2 लेनी है। एक और मिनट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक भी मिनट, बता एक दें। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, उसने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू दी तो हुई है 214.6, वही लेंगे। ओके सर। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में 200 ही लेना था सिर्फ। फेयर वैल्यू 200 ही आएगा। ओके सर। और डिसमेंटलिंग सर क्वेश्चन नंबर 12 में है, 7 में नहीं है।
पहले सेवन डिस्कस करें, बाकी वर्ड हम डिस्कस कर ले। ओके सेवन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लाइक आपके ना इसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री है, कुछ भी नहीं। खुद देखिए जरा सेवन में क्या प्रॉब्लम है। और मार्च में लॉस कब हुआ है? लॉस तो है ही नहीं इसमें। उसने आपको भाई कैश उसका इन्फ्लुएंस दिया, तो मैं लॉस कहाँ गई मुझे बताओ। सेवन क्लियर है? सेवन सेवन सबको क्लियर है? सेवन के बाद कौन सा था? सेवन के बाद और सवाल कौन सा था? सेवन के बाद सवाल कौन सा था जिसमें प्रॉब्लम है? बता दो। सेवन के बाद कौन सा था? नाइन। नाइन में बताएं क्या इशू आ रहा था? लाइक रीड द क्वेश्चन देन बता नाइन में क्या इशू है। ओके। ओके। और बताएं, लाइक आई जस्ट वांट टू हियर और क्या क्या इश्यूज हैं आपको इसमें से, ताकि भी हम वन ऑफ ऑल डिस्कस करें इसको।
तो अभी हम 9th की बात करें ना, 12वीं में भी भाई, 12वीं पे आएंगे तो 12वीं को देख लेंगे। अच्छा जी, आपको याद होगा जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे, जब हम वैल्यू इन यूज पे आए थे, तो मैंने कहा था कुछ चीज़ें जो है वो कभी भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। वो क्या था? डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हो गई जिसमें इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे होते हैं, ये कभी भी पार्ट नहीं बनती कैश फ्लोज का। इसको देख लेते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पेमेंट लॉस। अच्छा, इसकी आपने वीडियो देखी थी? क्या ये वीडियो अवेलेबल थी? नहीं यार, इसके मैंने खुद अपने हाथ से वीडियो दी थी, क्या हो गया? ये पूरा, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व थे, आपको पता है? कितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो से बताएं जरा, कितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो थी? तो उन 5 वीडियोस में 1 2 3 4 5 में सॉल्व नहीं था ये वाला? चलें, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए जी, कहते हैं जी, प्रॉपर्टी पार्ट इक्विपमेंट है डिस्क्लोज किया आपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पेपर पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 610 मिलियन। अब उससे देखिए, आपको यहाँ प्लांट कैरिंग वैल्यू गिवन की गई है, वो कितनी है? 610 मिलियन है, ये तो हमें गिवन है ना। दिस कैरिंग वैल्यू इज गिवन टू अस। ओके, इसके बारे में तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस जो है वो डिटोरिएट हो रही है, उसने कैरी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। इनफ्लोज है 30 जून 19 के। ऑपरेशन कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन है। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून है। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी है। एडिशनल इनफ्लोज फ्रॉम द अपग्रेड आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज है। मेंटेनेंस कॉस्ट है। टैक्स पे प्रॉफिट। अब देखें, ये इनफ्लो है, ये आएगा, इसका आप लेस करवाएंगे। ये आउटफ्लो जो है ये वाला, ये लेस होगा। डेप्रिसिएशन आप इग्नोर करेंगे, वो इसमें नहीं आएगी। ये क्रूवल्ड है, ये प्रीवियस एक्सपेंसेस हैं, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी नहीं आएंगे। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी, आप आईएएस 16 में पढ़ के आ चुके हुए ना, पीआरसी के ज़माने में, कि अगर आप कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं जिससे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ रही हो, तो वो कैपिटलाइज करते हैं, तो ये इसका पार्ट बनेगा एसेट का, ये एक्सपेंस तो नहीं होगा, तो ये भी इसमें इग्नोर हो जाएगा। एडिशनल इनफ्लोज जो है ये भी ऐड होगा। इंटरेस्ट इग्नोर, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस हो जाएगी, टैक्स ये भी इग्नोर हो जाएंगे। तो अब जो नेट करेंगे, आपके पास नेट कैश फ्लोज जो है वो आ जाएंगे। आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएंगे, अगर करें 250 -25 -40 -15, तो कितने बनते हैं कैश फ्लोज? 210। अब ये जो है ना, आपके हर साल जो है वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे 15%। मतलब अगर इस साल के, तो ये जो एडिशनल कैश फ्लो आएगा, ये ऐड नहीं करना इनफ्लो, ये भी तो आ रहा है ना इनफ्लो, पैसे तो हैं, ये भी तो बीच में ऐड होगा। देखिए, उसका खर्चा कैपिटलाइज हो जाएगा, पर उसका बेनिफिट तो ऐड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 250 है, पहले साल का 250 हो गया, अगले साल का 15% कम हो जाएगा। उससे कहा है कि हर साल का 15% जो है वो डिक्रीज करना है। तो नेक्स्ट साल दे देंगे आप 85%। उसके बाद आएगा उसका आप मजीद जो है 85%, 50% जो है वो कम कर देंगे। तो आप ये हर साल कम करते जाएंगे 3 साल तक, तो आपके पास नेट कैश फ्लोज जो है वो आ जाएंगे। और आखिरी साल जो है आप उसको बेचेंगे 100 मिलियन का, तो आखिरी साल के कैश फ्लो में 100 मिलियन जो उसका डिस्पोजल कॉस्ट है, ये भी क्या करेंगे? आप ऐड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे?
ऐड कर रहे होंगे। ओके। उसके बाद है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आते हैं कि 570 किसको मिली है फेयर वैल्यू। कॉस्ट टू डिलीवरी कस्टमर 45 की है, ये हम लेस करवाएंगे। लीगल कॉस्ट लेस करवाएंगे। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, ये रीस्ट्रक्चरिंग है। आप जब सीआर पे पाए जाएंगे तो सीआर पे जाके पढ़ेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग तो कैपिटलाइज होती है, तो वो तो इसमें नहीं आएगी। तो ये 50 जो है वो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो मतलब इस 570 में से 45 और 10 जो है वो लेस करवाएंगे, आपके पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसको वैल्यू इन यूज से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आ जाएगी। ओके। 50 इग्नोर होगा बिकॉज ये है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग कैपिटलाइज होती है, एसओडी कॉस्ट का पार्ट बनती है। मैंने सारा सॉल्व करवा दिया, अब आपने लिखना है। सारा सॉल्व करवा दिया है। कैश फ्लो बता दी है कैसे निकालने हैं, वेरी लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी बता दी है। करे खुद ही ये, दो तीन सवाल दिए थे करने के लिए, खुद करें। प्रॉब्लम मैंने बता दी थी, कैश फ्लो निकालने हैं, वो आपने 250 निकाल ली है। शाबाश, खुद करें। पेपर आपका, पेपर मेरा नहीं है, मेरा काम बता रहे, करना आपका काम है। देखिए इस सवाल को जरा दोबारा बताएं। बड़े बड़े सवाल को। अभी तो आपका टेस्ट है परसों इस चैप्टर का। हाँ भाई, रेड किया। अब बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा।
और बताएं सवाल कौन सा अगला। देखिए 2020 का कैश फ्लो है, ठीक है, जो पहले साल के, इस साल का कैश फ्लो तो आपने निकाल दिया। तो अगले साल का जो है वो आप 15-15% जो है वो क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। तो 20 का 15%, 21 का ही 15%, 22 का ही 15%, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। देखो ना, 2020 का आया कैश फ्लो फॉर एग्जाम्पल 250। देखिए 2020 का कैश फ्लो आया आपका 250, ये 2020 का आया कैश फ्लो, सॉरी 19 का आया, बिकॉज 19 का निकाला हमने। जब 20 का निकालना है तो उस पर आप क्या करेंगे, उससे क्या 15% रिड्यूस हो जाएगा। तो 250 का 15% रिड्यूस किया, मतलब 85 बचा ना, तो तब कितना बचता है बताओ। कितना बचता है, 212.5, ये है जी 2020 का कैश फ्लो। अब अगले साल वो कहता है इससे भी 15% रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ये वाला 212.5 है, ये मजीद 15% रिड्यूस हो जाएगा। तो बताओ कितना बनेगा थर्ड ईयर 21 का कैश फ्लो। और 80.62 थर्ड ईयर का, उसने कहा ये भी मजीद 15% रिड्यूस हो जाएगा। तो बताएं कितना आएगा। वन फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री, ये 153.53 ये आएगा। और इस साल आप 100 दिन का बेचेंगे भी, तो इस साल का बनेगा 253.53। आप इन सबको काउंट कर लेंगे, आपके पास वैल्यू न्यूज आ जाएगी कितनी बनती है। ठीक है। एडिशनल इनफ्लो क्यों पार्ट नहीं बनाएगा, जब आपने उसको, जो उससे कैश इनफ्लो आएगा ये पार्ट बनेगा, ये पार्ट नहीं बनेगा बिकॉज कैपिटलाइज हो रही है। ये सारे जो आपके कैश फ्लोज हैं ये सारे फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, हुए तो नहीं है, हो जाएंगे, तो एडिशनल इनफ्लो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड ही है। अब क्लियर है। करंट पे तो नहीं। देखें आप जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू इन यूज में कैश फ्लोज जो है वो करंट है कि फ्यूचर है, खुद बताएं जरा। ओ भाई फ्यूचर है, फ्यूचर कैश फ्लो है। आप 2019 में खड़े हैं, 21 20 22 23 की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, उनकी पीवी निकाल रहे हैं ना। करंट की तो पीवी निकाली जाएगी नहीं, करंट तो आज के, हम तो फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी निकाल रहे हैं। क्या हो गया भैया, चीजें मिक्स तो नहीं हो रही।
हाँ भी अब क्लियर है, और कोई सवाल है तो बताएं। कौन सा सवाल है ग्रुप में? वो वाला यार, वो सिंपल है। वो आपको, मुझे सवाल बच्चे ने पूछा था, आपको उसका पता है ना? जब हम एनयुटी निकालते हैं, तो वो एनयुटी का फैक्टर मल्टीप्लाई किया था जब आपके कैश फ्लोज कांस्टेंट है। जैसे फ्यूचर में आपको हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही आने हैं, और कैश फ्लोज चेंज नहीं हो रहे, तो फिर आप एनयुटी का फैक्टर जो आप पढ़ के आ चुके हुए हैं पीआरसी में, वो लगाते हैं। सिंपल डैट वाज द फैक्टर कि आप एनयुटी का फैक्टर लगा रहे हैं। और तो उसमें कुछ भी नहीं था, बिकॉज उसमें कैश फ्लो कांस्टेंट थे आपके। ये चीज आप याद रखनी है ना। अब देखिए, हमने जितने भी सवाल किए हैं, जैसे इसकी बात करें, क्या इसमें कैश फ्लो हर साल सेम है? क्या इसमें कैश फ्लो हर साल सेम है? इसमें कैश फ्लो हर साल सेम है, इसलिए तो हम इसको डिस्काउंट कर रहे थे। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो हर साल सेम ही है, हर साल लाख 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 ही आ रहा है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो फिर आप डिस्काउंटिंग जो है वो करेंगे बाय द एनुअल फैक्टर। ठीक है। जी जनाब, और बताएं। ये सवाल अच्छा था जो हमने भी किया। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन जो हमने भी सॉल्व किया। ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। डे 10 देखे जरा। हाँ भी, और बताएं। और बताएं, इसमें कोई सवाल? ऑल क्लियर? हाँ भी, ऑल क्लियर है।
तो अब इसका परसों टेस्ट दे देंगे आप लोग, सैटरडे को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दी है उसने, वैल्यू इन यूज, इसकी पीवी निकालनी है, ये है फिर वैल्यू। सिंपल, इसमें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट इसलिए इग्नोर हुई है कि आपको बता रहा हूँ, आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, जब सीआर में जाएंगे तो वहां पे जाके हम इफ्तिक वन पढ़ेंगे। वो हमें बताता है कि ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो होती है, ये हमेशा एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनती है। क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनती है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इग्नोर किया है। ठीक है। उसके बाद है सेल एग्रीमेंट, जो लीगल एडवाइजर ने पे किए हैं, तो इसकी एनुअल फीस 365 है। अब खुद सोचें, जिसकी एनुअल फीस 365 है, ये एग्रीमेंट हो या ना हो, कंपनी को आपने लीगल फी पे करनी है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। क्योंकि इसका ताल्लुक, लिंक, एसोसिएशन इसके साथ नहीं है, दैट्स वाई इसको हम इग्नोर करेंगे। ये तो कंपनी की एनुअल फीस है, ये इस प्रोजेक्ट की फीस नहीं है। इस प्रोजेक्ट की फीस होती तो हम लेते, ये तो एनुअल फीस है। आप डिसमेंटल करते या ना करते, आपको करनी थी, और ये फीस सेल एग्रीमेंट्स की है, तो दैट्स वाई इसको हमने इग्नोर किया है। आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग का पता है, या आपने डायरेक्टली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट याद करें। तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो आनी चाहिए ना यहाँ पे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ही नहीं। आप ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाएं ना करवाएं, पैसे तो पे करने ही करने हैं, तो दैट्स इसको भी हमने इग्नोर किया। ठीक है। ऑल क्लियर। ठीक है जी। परसों टेस्ट है, कल के चूंकि हमारी क्लास नहीं होगी बिकॉज कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, उनको हमने अब थोड़ा चांस देना है पढ़ने के लिए। तो हमारा चैप्टर ये जो है, ये कंप्लीट हो गया, जिसमें IAS 36 है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब सैटरडे को इसका टेस्ट है, IAS 36 का। वो आपने टेस्ट लास्ट में देना है, लास्ट में देना है। अब प्रॉब्लम इज दैट के कुछ बच्चों ने, मेजोरिटी लाइक बच्चों ने, यू कैन से दैट 30% बच्चों ने इस वीक में ज्वाइन किया और वो पीछे हैं। तो अब फ्राइडे और सैटरडे और संडे इनके पास 3 दिन है तो कंप्लीट द पेंडिंग लेक्चर, ताकि वो कंप्लीट कर लें। और जब हमने मंडे को जब नया चैप्टर स्टार्ट करना है, नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है, ये तो 7 स्टैंडर्ड था, जो मुश्किल स्टैंडर्ड है उसके साथ ये क्लास में लिंक भी हो जाए, मर्ज भी हो जाए और बैठ सके। सो दैट्स वाई अब आपके पास फ्राइडे का दिन है, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो कल का दिन लगाएं, सैटरडे को अच्छी तरह टेस्ट दें। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो फ्राइडे सैटरडे को अपने पेंडिंग लेक्चर जो है वो कंप्लीट करें, ताकि मंडे से फिर हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट कर सके। सैटरडे को आपका टेस्ट डे है, तो उस दिन आपकी इसलिए क्लास नहीं होगी, आप उस दिन टेस्ट अपना दे रहे हैं। टेस्ट तकरीबन 30 से 35 नंबर का होगा, एग्जाम लेवल टेस्ट होगा, जिसमें यही सवाल जो प्रैक्टिस करवाए हैं आपको सारे समझाए यही होंगे, MCQs भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे बीच में। तो ये जरा आपने ध्यान से, बड़े ध्यान से टेस्ट आपने देना है, आपने सोच सोच के, और टेस्ट लाजमी देने। टेस्ट में डंडी नहीं मारनी,
कुछ नहीं होता, एक सवाल होता है, एमसीक्यूज होता है, आधा एमसीक्यूज होता है, 1.5 एमसीक्यूज होता है, कुछ भी होता है, गंद बला वट एवर जो भी होता है। तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारा पहला टेस्ट मेरे पास आएगा, इसे मैं चेक करूंगा। फिर ना थोड़ी बहुत आप लोगों की असेसमेंट होना शुरू हो जाएगी, मुझे चलेगा पता यार आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी अकाउंटिंग आती है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ड्राफ्टिंग का मसला है, किसका मसला नहीं है। तो वो ना डे 1 पे ही हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा सब बच्चों का। जब वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी तो लेटर ऑन फिर हम सबको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और फिर हम उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता टाइमली बेसिस के ऊपर ओवरकम भी करते जाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनना है, और इसको फॉलो करना है, और टेस्ट सबने देना है। गॉट इट? चलिए जी, बाय बाय, टाटा।